नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप सुन रहे हैं navbharattimes.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, इन दिनों रशिया, अमेरिका और यूक्रेन को लेकर जो ट्रायंगल की स्थिति बनी हुई है और उसका जो असर यूरोपीय देशों पर, नेटो पर और तमाम दुनिया पर पड़ने के असरात देखे जा रहे हैं, आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं, क्योंकि ये युद्ध काफी समय से चल रहा है और अनिर्णित सा लगभग चल रहा है। दोनों पक्षों की काफी हानि हुई है, लेकिन स्थिति निरंतर खराब होती जा रही है। बार बार कहा जा रहा है कि रूस परमाणु हमला कर सकता है, जिसके विनाशक प्रभाव होंगे। विदेश नीति का जानकार ही इन सबके सही उत्तर दे सकता है और इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही बड़ी शख्सियत मौजूद है। मैं परिचय कराऊंगा श्री के नटवर सिंह, भारत के पूर्व विदेश मंत्री और विदेशी मामलों के बहुत बड़े एक्सपर्ट। सर, आपका स्वागत है नवभारत टाइम्स के कार्यक्रम में। धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपका परिचय देते हुए कहा कि रूस का जो अटैक है यूक्रेन पर चल रहा है, पहले तो मैं ओवरऑल आपसे जरा संक्षेप में समझना चाहूंगा, आप इसको किस ओर जाते हुए देखते हैं? देखिए, इस वक्त तो मामला, क्योंकि वो जो उनका जो पुल था और उस पर वो आधा कुछ टूट गया है, तो पुतिन साहब ने फैसला किया है कि अब मिसाइल का अटैक करो यूक्रेन पे, तो बड़ा नुकसान हो रहा है इससे जी। और ये मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई जल्दी खत्म होगी जी। अब ये मुझे ये भी नहीं लगता कि पुतिन साहब ने पहले हमला क्यों किया यूक्रेन पर। तो फिर और यूक्रेन के लोगों ने और वहाँ की फौज ने बड़ी हिम्मत दिखाई है जी। क्योंकि कहाँ तो रूस और कहाँ यूक्रेन। और फिर यूक्रेन को मदद मिल रही है अमेरिका से और यूरोप से। जी, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन आपको ये युद्ध किस ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, अगर अब जो शुरू कर दिया है पुतिन साहब ने कि ये मिसाइल डालो इसको, तो ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी यूक्रेन को। यानी बढ़ता जाएगा युद्ध? नहीं, मुझे नहीं लगता कि खत्म होगा जल्दी, क्योंकि यूक्रेन वाले बड़े हिम्मत वाले लोग हैं। सर, यूक्रेन वाले हिम्मत वाले, अभी आपने अमेरिका और यूरोप का जिक्र किया, तो आग में ईंधन डालने का काम तो वो कर रहे हैं, अभी भी पीछे नहीं हटेंगे और उनको भी नुकसानात होने, तो यूरोप को क्या क्या नुकसान आप देख पा रहे हैं, अमेरिका को क्या नुकसान देख पा रहे हैं? देखिए, नुकसान ये है कि तनाव बढ़ गया जी। अब रूस में और अमेरिका में तनाव बढ़ गया है। रूस ने अपनी जो गैस पाइपलाइन है उसको बंद कर दिया है, सीरियस डेवलपमेंट है। फिर अभी एक महीने के अंदर मिड टर्म इलेक्शन वाले होने वाले अमेरिका में। अब उसका पता नहीं क्या नतीजा निकलेगा और पुतिन साहब, उनकी बाइडेन साहब की क्या पोजीशन होगी। मगर जो हुआ है उससे इस वक्त इसका असर सारी दुनिया पड़ा है। एक तो यूक्रेन सबसे ज्यादा नाज उगाता है, व्हीट। अब वो बाहर जाने मुश्किल हो रही है, उसका असर सब जगह पड़ रहा है, बिकॉज एवरीबडी इम्पोर्ट्स व्हीट फ्रॉम यूक्रेन। तो अभी जो बाइडेन साहब ने थोड़े दिन पहले कहा था कि भाई रशिया की जो परमाणु हमले की धमकी है उसको हल्के में ना लिया जाए, आप उसको किस नजर से देखते हैं कि वाकई परमाणु हमला हो सकता है या ये सिर्फ? देखिए, उन्होंने शब्दों में जिक्र किया है कि वो एटम बम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि पुतिन साहब के जो है सलाहकार वो उनको ये रह देंगे। अगर ये वहां तक पहुंच गया एटम बम पर तो फिर तो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका खामोश हो ही रहेगा। लेकिन अमेरिका के बाइडेन साहब भी तो कह रहे हैं कि रशिया की इस धमकी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं कंक्रीट बात है अंदर खानी। नहीं, उन्होंने ये
अमेरिका को तैयार कर दिया है इसके लिए कि भाई ये हो सकता है। बट मुझे पर्सनली नहीं लगता कि एटॉमिक वॉर होगी। ये दूसरे हैं कि छोटे मोटे आजकल बन गए एटम बम, उनका प्रयोग किया जा सकता है। तो नुकसान तो उनका भी होता ही होगा ना सर, छोटे मोटे जो एटम बम है। नहीं, बिल्कुल नुकसान तो बिल्कुल होगा, चाहे किलोटन कम हो उनका। और ये यूक्रेन को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने में 10 साल लगेंगे। जो वहाँ बचा बहुत कुछ है, कुछ नहीं है ना जी। इमारतें गिर गई, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, रेलवे स्टेशन, बहुत बुरा हाल है। अच्छा, आपने कहा कि यूरोप को भी नुकसान है, तो पुतिन साहब यूरोप की बाह, नाटो की बाह मरोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे गैस पाइपलाइन बंद कर दी, सर्दियां आ रही हैं, और आपको लगता है कि इससे यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका कुछ दब जाएगा? नहीं, अमेरिका नहीं दबेगा, पर यूरोपियन कंट्रीज को गैस की सर्दी में बड़ी जरूरत है। दब सकते हैं तो उनको अपने उसका प्रयोग करने में कुछ 10-15% कम करना पड़ेगा उसका काम। तो ऐसे में वो दब सकते हैं? नहीं दबेंगे तो नहीं, होगा नेटो इज क्वाइट पावरफुल। अच्छा, आपने सर एक बात कही कि यूक्रेन को उठने में 10 साल का समय लगेगा। रशिया चाहे कितना भी बड़ा देश है, कितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्था है, वैसे तो कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था के बजाय उसकी जो जो ये हथियार की जो वो है प्रोडक्शन, वो ज्यादा है। तो देखिए, कितना भी बड़ा देश हो, अगर वो वार में झोंकता जाता है तो उसकी अर्थव्यवस्था भी तो खोखली हो जाती है। आगे आने वाले 10 सालों में उसे भी तो मैं तो भाई साहब, मैं बड़ा हैरान हूँ, इतना बड़ा मुल्क है तो उसकी फौज यूक्रेन को नहीं हरा सकती। उनके हथियार इतने तेज नहीं है, उनके जो सोल्जर्स हैं वो इतने बहादुरी से नहीं लड़ रहे जैसे यूक्रेन वाले लड़ रहे हैं। इससे मुझे वो अचंभा हुआ है। सर, इसके पीछे सबको अचंभा है, आपका क्या विश्लेषण है? देखिए, कारगिल युद्ध हुआ था, हम बड़ी बहादुरी से लड़े थे। आपने यूक्रेन का भी जिक्र किया मौजूदा दौर में, तो सबको हैरानी होती है कि रशिया उसको, एक बिल्कुल छोटे देश को अब तक काबू क्यों नहीं कर पाया? क्या वजह आपको लगती है? देखिए, इसकी बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि अंदरूनी तो पता नहीं क्या, हमारी एम्बेसी को पता होगा। मगर वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि उनकी जो फौज है इट इज नॉट बैटल वर्दी। उन्होंने इतने दिन से लड़ाई कहीं नहीं लड़ी है, और ये पहला मौका है, और उसमें उन्होंने चमत्कार नहीं दिखाया जी। तो फिर ऐसे ही वर्ल्ड वाइड जो शीत युद्ध की स्थिति बनी रही, उसमें रशिया की फौज का हवा सा बना रहा कि रशिया ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा, अगर उसकी फौज में कुव्वत नहीं है बैटलफील्ड में लड़ने की। नहीं, तो वो फौज नहीं, अगर वो एटॉमिक तो बहुत तो गड़बड़ हो जाएगी ना। नहीं, आपने कहा ना कि पुतिन साहब की इस वक्त तो देखिए, पुतिन साहब की इस वक्त पोजीशन बड़ा कमजोर है पर्सनली, क्योंकि जो उसके साथी जो एडवाइजर होंगे वो कहेंगे साहब ये तो अजीब हाल हो रहा है कि ये यूक्रेन हमारा सामना कर रहा है। तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा, आपका विश्लेषण क्या कहता है कि क्यों नहीं हरा पाती उनको? नहीं, अब मुझे पता नहीं कि उनके अंदरूनी क्या है फौज में, उनके लोग ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते। देखिए, ऐसा है ना, यूक्रेन के बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार रूस में रहते हैं, बहुत सारे रूस के लोगों के रिश्तेदार यूक्रेन में रहते हैं, तो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर। लेकिन उसकी सेना को तो हराया जा सकता है ना इतने बड़े देश द्वारा। अब देखिए, जो हाल हो रहा है अब तक, तो पुतिन साहब को मैंने जैसे कहा कि उम्मीद थी कि 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, ये तो हो गए 8 महीने। तो पुतिन साहब की स्थिति क्यों कमजोर है रशिया में, आपको क्या लगता है? नहीं, मैंने कहा कि ना, उनकी फौज जो है ना इट इज नॉट बैटल वर्दी ऑफ, कोई जंग तो हुआ नहीं बहुत सालों से, तो उनकी रेंज में नहीं है। और किसी को उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन वाले इस तरह हिम्मत से लड़ेंगे।
लेकिन इससे फिर रशिया की अर्थव्यवस्था भी तो आगे जाकर खोखली हो जाएगी 2-4 साल बाद। नहीं, उनको नुकसान होगा, इसमें कोई बुरा नहीं है। असर दिखेंगे 2-4 हो साल रहा बाद। है, और उनकी देखिए अंतरराष्ट्रीय इमेज गिर गई है। जी, तो फिर तो एक छत्रराज अमेरिका का ही होने वाला आने वाले समय में। अब देखिए, आज का अमेरिका वो नहीं है जो 30 साल पहले का था, जी, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत गड़बड़ चल रही है, और खासकर मिस्टर ट्रम्प के प्रेसिडेंट होने के बाद जी, तो और वहाँ कॉम्प्लिकेशन हो गई है। जी। सिंह साहब एक चीज देखो, और। वो तो गले मिले हुए थे पुतिन साहब से। जी, सिंह साहब एक चीज और समझना चाहता हूं मैं कि इसमें क्या आप नहीं देखते कि फायदा कहीं किसी और रूप में चाइना को हो रहा है? नहीं साहब, चाइना को कोई इससे फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि चाइना इज नाउ नंबर 2 इन द वर्ल्ड। नंबर 1 अमेरिका और नंबर 2 चाइना, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, सब तरह से उनकी समस्या है, पर वो दे विल डील विद इट। नहीं, मेरा इशारा था कि जब कोरोना हुआ तो सारे वर्ल्ड में उंगली उस पर उठाई गई। अब युद्ध की वजह से वो सब बातें ठप हो गई हैं। उसको फायदा उस सेंस में हो रहा है। कोई उसकी जांच कराने की बात नहीं कह रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, कार्रवाइयां बंद हो गई। तो इसीलिए ना कि ये जो यूक्रेन की वॉर हो गई, तो उसमें चाइना कोई हिस्सा नहीं ले रहा। सिर्फ यही कहा है कि भाई ये लड़ाई ठीक नहीं है, बंद होनी चाहिए, और कुछ नहीं कहा। जैसे हमने कहा है कि भाई इस वॉर को बंद करो। मोदी साहब का जो बयान था पुतिन साहब के कि भाई ये युद्ध का समय नहीं है, उसका दुनिया में अच्छा असर पड़ा। लेकिन युद्ध तो रुका नहीं ना सर उससे। नहीं, देखिए हमने तो अपनी राय दे दी ना जी, कि भाई हिंदुस्तान इसमें नहीं पड़ रहा है, और उन्हें जो उनकी नीति है कि शांति रखें दुनिया के अंदर, वो उन्होंने कह दिया, और इसके लिए मोदी साहब ने वो हिम्मत दिखाई है। मैं थोड़ा सा लौटता हूँ, मतलब इसमें आप मानते हैं ना कि चाइना ने अगर बयान नहीं दिया तो कोरोना वाला पाप उसका साफ हो गया? ना, बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं। कोरोना खत्म नहीं हुआ है ना। अभी मेरे रिश्तेदार दो अमेरिका में, दोनों को हो गया है कोविड जी, और हिंदुस्तान से 100% नहीं गया है जी। यानी चाइना से 100% नहीं गया है। यानी चाइना को इस मामले में कोई लाभ नहीं होने वाला, दब गई बात जरूर फिलहाल। नहीं, उन्होंने देखिए गलती ये की कि इसको छुपाने की कोशिश की। जी, सारे दिन कहते थे कि भाई हाँ हमारी लैब से निकला है ये। जी। अब वो अब अगले हफ्ते उनकी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जो हर 5 साल होती है। उससे ये वर्ल्ड इवेंट है उनकी कॉन्फ्रेंस जी। उसमें से क्या निकलता है। सर अभी आपने मोदी साहब का जिक्र किया कि उन्होंने पुतिन जी को सलाह दी थी और हमारा एक अच्छा इंप्रेशन गया, तो आपको लगता है कि भारत ने जो कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए और वो किसी पक्ष में नहीं है, तो आने वाले वक्त में भारत को इसके कोई लाभ या हानि, क्योंकि हम रूस के साथ खड़े दिखाई नहीं पड़ रहे, हम तटस्थ की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर हम कुछ नहीं बोलते ना जी, तो इतने बड़े मुल्क को जो इतना वहाँ जो लड़ाई हो रही है इतनी जबरदस्त, हमको कुछ कहने की जरूरत थी, और मोदी जी ने नाक खोल के कहा है। हाँ, लॉट ऑफ विजडम। लेकिन हम तटस्थ दिखा रहे हैं तो फिर रशिया से हमारे संबंध की कीमत पर कुछ असर नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए रशिया तो हमें कोई ज्यादा इस वक्त दे नहीं रहा, क्योंकि उनकी अंदरूनी हालत बड़ी वो खराब है, और इस युद्ध के बाद और भी खराब हो जाएगी जी, क्योंकि हमारे रिश्ते रशिया से हमारे बहुत नजदीक के रहे हैं जी। मगर यूनियन टूटा 1991 में, गोरबाचोव तो सारी स्थिति बदल गई, सब बदल गई। लेकिन सर ऐसा है ना, रशिया के संबंध चाइना से भी तो बढ़ रहे हैं ना? हाँ बढ़ रहे हैं, पर चाइनीज ये नहीं कि इतने नजदीक हो जाए जितना कि हम लोग समझ रहे हैं जी। मतलब, और हमें पूरी कोशिश चाहिए कि रशिया से हमारे संबंध
बिल्कुल हमेशा के लिए कमजोर नहीं हो जाए, और हमें निगाह इस वक्त रखनी है चाइना पर। जी, आपको लगता है कि जो आपने कहा कि मोदी जी ने बयान सही दिया, आपको लगता है कि इसका फायदा होगा और बिल्कुल सही बयान दिया गया सही समय पर? नहीं देखिए, खामोश रहना भी ठीक नहीं था, और अगर ये कहते किसी के खिलाफ कहते कुछ कहते, तो उन्होंने जो कहा है वो कूटनीति इस्तेमाल की है उनने कि भाई ये समय नहीं है, और उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट से भी कह दिया है टेलीफोन पर जी कि इसको जल्दी खत्म करिए। नहीं, जैसे ये मीडिया में बार बार दिखाया जाता है कि रशिया के पुतिन साहब से मोदी जी के बड़े पर्सनल और अच्छे संबंध हैं, तो उस आधार पर क्या कुछ मोदी जी और उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते थे युद्ध रोकने के लिए? नहीं, प्रेशराइज नहीं कर सकते हम। अच्छा, एक छोटा सा वापस जाता हूँ, ये जो आपने कहा न्यूक्लियर वार नहीं आपको लगता, तो क्या ये कुछ वार मॉन्गर्स का प्रयास है मीडिया के जरिए कि भाई बनाया जाए माहौल वर्ल्ड वाइड की वार हो जाएगा न्यूक्लियर वार? मुझे ये लगता है कि अमेरिका का भी और रूस का भी, और ये मीडिया इज प्लेइंग दिस अप, क्योंकि देखिए एटॉमिक वॉर होना है वेरी वेरी सीरियस मैटर। मतलब आपको लगता है कि ये मीडिया प्ले कर रहा है रोल इसके पीछे? हाँ, थोड़ा तो कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, जैसे हिंदुस्तान में करता है तो तो इसमें मीडिया का क्या लाभ है? नहीं, अखबार बिकते हैं तो उनके टेलीविजन में लोग देखते हैं। सर, आप एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं विदेश नीति के। मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ, आप वाजपेयी जी के जमाने में भी थे पार्लियामेंट में, वो भी आपका इक्वली सम्मान करते थे। आज आप जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं पूर्व विदेश मंत्री के रूप में, एक मोदी जी की विदेश नीति है, आपको क्या लगता है दोनों में कहाँ साम्यता है और कहाँ अंतर है, और आप किसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं आज के संदर्भ में? नहीं, ऐसा है कि मोदी जी ने कोई बुनियादी तौर पर हमारी विदेश नीति को नहीं बदला है जी, और न बदल सकते हैं जी तो जी तो चले जाएंगे, हो सकता नहीं। हाँ जी, देखिए, जो नीति इस वक्त है उसका नाम नॉर्मलाइज मत रखिए, इट इज इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चल रही है इस समय, चल रही है, और वो हमारे हित में है। हम किसी कैंप में नहीं है, किसी की सैटेलाइट नहीं है। तो ये आप कहेंगे पिछली जो सरकारों की नीतियों के से ज्यादा बेटर है? नहीं, बेटर नहीं है, उसमें बुनियादी तौर पर कोई बदलाव नहीं आया है, तो बदलाव आ नहीं सकता। अगर बदलाव करें तो करेंगे क्या जी, उसके क्या आएगा? तो फिर इसके परिणाम हो जाएंगे अमेरिका कैंप में या हो जाएंगे चाइना कैंप में, वो तो हो नहीं सकते क्योंकि भारत और जनता मंजूर नहीं करेगी। सिंह साहब, अगर बदलाव नहीं आया तो फिर आज की जो विदेश नीति उसके परिणाम ज्यादा बेटर क्यों आ रहे हैं? संबंधों के आधार संबंध जैसे देखिए, हमारा देश देखिए स्थिर है, और आप देखिए 8 साल हो गए कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ इस देश के अंदर जी। तो सारा इस्लामिक वर्ल्ड देख रहा है कि भाई यहाँ तो हमारे मुसलमानों का हाल तो ठीक है जी, जिसकी शंका थी। और 54 इस्लामिक देश है दुनिया में जी। तो आप कहेंगे कि मैनेज अच्छी तरह की जा रही है, पॉलिसी नहीं बदली, बस मैनेजमेंट बदल गई है। नहीं, हमारा जो विदेश मंत्री है वो बड़ा सुलझा हुआ है जी। उसने मेरे नीचे काम किया है। अच्छा। और उसके फादर सुब्रमण्य साहब हमारे सबसे बड़े डिफेंस में एक्सपर्ट थे। अच्छा, लेकिन IAS ऑफिसर। लेकिन गाइडेंस तो प्राइम मिनिस्टर की होती है ना सर? नहीं, देखिए, मैं जब मोदी साहब से मिला पहली दफे तो मैंने उनसे कहा कि साहब, प्राइम मिनिस्टर अल्टीमेटली ऑल्सो द फॉरेन मिनिस्टर। जी। क्योंकि जो बड़ी बड़ी बातों में जो फॉरेन मिनिस्टर ध्यान देता है वो प्राइम मिनिस्टर से पूछ के देता है। जी। तो जितने बयान जयशंकर साहब ने दिए अमेरिका में और जगह, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टेलीफोन पूछा होगा कि सर मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं। तो मैंने कहा ना आपसे, अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर इज फॉरेन मिनिस्टर। जी जी जी। सिंह साहब, आपने
इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और हमारे साथ समय शेयर किया। मैं आपके पास विदेश नीति से संबंधित और विषयों पर आता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ वो शख्सियत थी श्री के नटवर सिंह, जो भारत ही नहीं सारे विदेश में घूमे हुए हैं और विदेश नीति के महारथी हैं। और एक बात मैं उनके बारे में और कहना चाहूंगा कि सरकार चाहे कोई रही हो, उनकी विदेश नीति का लोहा सब मानते हैं। अगले कार्यक्रम में किसी और मेहमान के साथ हाजिर होते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।